यस हेलो एवरीवन वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर भोजन के स्रोत के रूप में जानेंगे, राइट। और जितनी भी रिलेवेंट चीजें होती है जो कि आपके एनसीईआरटी आरबीएसई बुक्स में बताई हुई है, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है भोजन के स्रोत के रूप में पादप पेड़ पौधों का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो हम सामान्यतः पादप के विभिन्न भागों से अलग अलग प्रकार से उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो किस प्रकार है वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि अनाज होता है, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, फल हो गए, शर्करा हो गया, तेल, मसाले, इस फूड की पेय पदार्थ सारे हमें पादप से यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो वन बाय वन करके इनकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि अनाज की हम लोग बात करें, तो सभी प्राणियों के लिए अनाज एक महत्वपूर्ण उत्पाद होता है, जिनका भोजन सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनसे अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनना है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत हमारे अनाज होते हैं। निम्नलिखित में से किससे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है? तो गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, जौ आदि पदार्थों का सेवन करने से शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति यहाँ पर रहती है, राइट। सेकंड पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। सेकंड पॉइंट आपसे दालों के बारे में पूछ रहा है, दालों के बारे में आपको चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। दालें जो होती है फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है, जिनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, और इनसे हमें प्राप्त होता है प्रोटीन। ठीक है, अब कहाँ कहाँ से प्रोटीन आपको प्राप्त होगा? तो विभिन्न प्रकार की दालें, जैसे चना हो गया, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, मसूर हो गया, अरहर हो गया, इन सभी से हमें यहाँ पर किसकी प्राप्ति होती है? इन सभी से यहाँ पर हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो जो नीचे आप इमेज यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सारे आपके अनाज है, ठीक है। और दालें हम लोग नेक्स्ट पर देखेंगे कि कौन कौन सी दालें हैं जो हमें यहाँ पर मदद करती है प्रोटीन की प्राप्ति में। जैसे कि दिखाया गया है, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, मटर, मूंग, मोठ, मसूर और अरहर, ये सारी कुछ ऐसे दालें हैं जिससे हमें यहाँ पर प्राप्त होगा प्रोटीन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सब्जियों की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, वेजिटेबल्स की बात करेंगे। पौधों के विभिन्न भागों का सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। पौधों के बहुत सारे भाग हो सकते हैं, लाइक जड़ का प्रयोग हम लोग सब्जी के रूप में कर सकते हैं, तना हो गया, पत्ती हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, आदि का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां आपको बताई गई है। फूल गोभी दिखाया गया है, भिंडी दिखाया गया है, पालक यहाँ पर दिखाया गया है। अब कौन से भाग को हम लोग यहाँ पर सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, तो फूल गोभी का यहाँ पर फूल खाया जाता है, भिंडी का फल खाया जाता है, पालक की पत्तियां खाई जाती है, आलू का तना खाया जाता है, और मूली की यहाँ पर जड़ खाई जाती है। ठीक है, तो मूली का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो मूली की जड़ खाई जाती है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है। पालक की पत्तियां खाई जाती है। भिंडी पूरा फल कंसीडर किया जाता है कि भिंडी और टमाटर जो है एक प्रकार के फल की कैटेगरी में आते हैं, और फूल गोभी का हम लोग फूल खाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। फलों की बात करेंगे। जब फ्रूट्स पर आएंगे, तो फल भी पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थ ही हैं। ये शर्करा और पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर फलों की बात करें, तो फलों में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी? जैसे केला हो गया, आम हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, मौसम्मी हो गया, अमरूद हो गया, बेर हो गया, पपीता हो गया, ये सारे आपके फल के अंदर आते हैं। पौधों से प्राप्त जो फल सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पर सूखे मेवे कहते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट आदि सूखे मेवे की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। होते ये फल ही है, लेकिन सूखने के बाद इन्हें सूखे मेवे की कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाता है। अब यदि शर्करा की पर्टिकुलर बात करें, तो गुड़ एवं शक्कर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये दोनों ही चीजें हमें गन्ने से प्राप्त होने वाले उत्पाद की कैटेगरी में हम लोग इसे रख सकते हैं। गन्ने का तना जिसे हम चूसते हैं या इसका मीठा रस निकाल कर पीते हैं, इसी मीठे रस से गुड़ व चीनी आदि का निर्माण होता है, जो हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। गन्ने के अतिरिक्त जो चुकंदर होता है, बीटरूट होता है, इससे भी शक्कर का निर्माण यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये जो फर्स्ट इमेज आप देख पा रहे हैं, ये गन्ना है, और सेकंड आपका बीटरूट चुकंदर है। चलिए मसालों पर आ जाते हैं, मसालों की बात करेंगे। हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी मसाले भी हमें पादप से ही प्राप्त होते हैं। ये भोजन में अल्प मात्रा में प्रयोग में लिए जाते हैं, और ये पौष्टिकता बढ़ाने के लिए और स्वाद और पौष्टिकता बढ़ाने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। जैसे सोंठ हो गया, हल्दी हो गया, लौंग हो गया, सौंफ, काली मिर्ची, तेज पत्ता, बड़ी इलायची आदि बहुतायत से यहाँ पर प्रयोग किए जाने वाले हमारे मसाले हैं। और मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। फर्स्ट इमेज जो आप देख पा रहे हैं, ये लौंग का है। सेकंड इमेज आपका इलायची का है, थर्ड आपका काली मिर्च, और फोर्थ आपका तेज पान का पत्ता है, तेज पत्ता जिसे हम लोग जानते हैं, इस नाम से बुलाया जाता है।
ठीक है। आगे बात करते हैं तेल की, तो तेल हमारे भोजन का महत्वपूर्ण घटक है जो विभिन्न प्रकार के पादप भागों से प्राप्त होता है। ऊर्जा के स्रोत भी होते हैं, ठीक है, ऊर्जा मिलती है इससे। और तेल हमें मुख्यतः विभिन्न पादप के बीज एवं फल से प्राप्त होता है, जैसे सोयाबीन का तेल होता ही है, ठीक है, सरसों का होता है, मूंगफली का होता है, तिल का होता है, सूरजमुखी का होता है, नारियल का होता है। तो ये सारी इमेज आपको दिखाई गई है। ये आपका फर्स्ट वाला जो है, ये आपका सोयाबीन का है, ये आपका नारियल हो गया, ठीक है, ये आपका सरसों हो गया और ये आपका मूंगफली हो गया। इन सभी से तेल की प्राप्ति यहाँ पर की जा सकती है और सूरजमुखी से भी होती है। ओके, चलिए आगे तिल से भी होती है। आगे बात करेंगे स्फूर्ति पेय पदार्थ। तो चाय के पौधों की पत्तियों को सुखाकर चाय तैयार की जाती है, जिनका हम स्फूर्ति पेय के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कॉफी के बीज से भी उनका कॉफी पाउडर बनाया जाता है। तो इस प्रकार के पेय पदार्थों को स्फूर्ति पेय कहा जाता है। ठीक है, कॉफी और चाय का बताया गया यहाँ पर। आगे बात करेंगे भोजन के स्रोत के रूप में जंतु। अभी तक तो हमने प्लांट्स पौधों की बात कर ली, अब जंतु किस तरीके से भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, किस प्रकार के उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। तो जंतुओं से भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार की खाद्य सामग्री हमें मिलती है। लाइक दूध की प्राप्ति होती है, अंडे की प्राप्ति होती है, मछली और मांस की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जंतुओं भी यहाँ पर भोजन के स्रोत और किस किस तरीके से मिलता है। तो दूध एवं दूध से बनने वाले उत्पाद आपको जंतुओं से प्राप्त होंगे, शहद आपको जंतुओं से प्राप्त हो रहा है, अंडे आपको जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं, मांस आपको जो है जंतुओं से प्राप्त हो रहा है। तो ये जंतुओं से मिलने वाले हमारे खाद्य पदार्थ हो गए। अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रीय भोजन की, कि किस जगह पर या किस राज्य में किस प्रकार का भोजन ग्रहण किया जाता है। तो सबसे पहले भारत एक विशाल संस्कृति संपन्न एवं भौगोलिक विभिन्नताओं वाला राष्ट्र है। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में एवं क्षेत्रों में जलवायु एवं सांस्कृतिक भिन्नताएं होने के कारण यहाँ के खान-पान और वेशभूषा में भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला बताया गया है दाल-बाटी चूरमा, जो है राजस्थान का प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ हम लोग इसको बोल सकते हैं। फिर सेकंड इमेज जो आपको दिखाया गया है, मिस्सी रोटी और सरसों का साग जो है खाया जाता है हमारा पंजाब के अंदर। इडली डोसा जो है, जो हमारा साउथ इंडिया है या फिर जो दक्षिणी भारत है, यहाँ पर खाया जाता है। ठीक है, तो अलग-अलग राज्य के अपने स्पेसिफिक खाद्य पदार्थ होंगे। फिर यदि हम लोग बात करें कि भोजन सामग्री पादप के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, प्रकंद, पत्तियों, फलियों, फल एवं बीजों से प्राप्त होती है। तो किन-किन भागों का आप जड़ खाते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर, इन सभी की जड़ खाई जाती है। ठीक है, गन्ना और आलू का आप तना खाते हैं। प्रकंद किसका खाया जाता है? अदरक और अरबी का पूरा प्रकंद खाया जाता है। पालक, मेथी, पत्ता गोभी, ठीक है, इन सभी की पत्तियाँ खाते हैं। और यदि हम लोग फलियों की बात करें तो सेम, सैगरी और बीन, इन सभी की फलियाँ खाई जाती है। और फल की बात करें तो आम, अमरूद, लौकी, बैंगन, टमाटर, ठीक है, इन सभी का फल यहाँ पर खाया जाएगा। और बीज की बात करेंगे तो गेहूँ का हम बीज खाते हैं, चावल भी बीज होता है, मूँग भी बीज होता है, मूँगफली भी बीज होता है और सरसों का भी बीज यहाँ पर खाया जाता है। तो किस पदार्थ का कौन-सा भाग हम लोग यहाँ पर खाते हैं, ये हमने यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आलू का कौन-सा भाग खाया जाता है? पूछा हुआ क्वेश्चन, तना खाया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अमरूद क्या है? अमरूद फल है, ठीक है। बैंगन, टमाटर, ये सारे फल की कैटेगरी में आते हैं। किस प्रांत में या किस राज्य में किस प्रकार का भोजन ग्रहण किया जाता है वो देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने राजस्थान का देखा था, पंजाब का देखा था और दक्षिण भारत जो है उसका देखा था। अभी हम लोग देख लेते हैं पर्टिकुलर यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो नान सुल्तानी, दाल, रायता एवं शाही पनीर खाया जाता है। मध्य प्रदेश में बाजरा की रोटी और कढ़ी बहुत चाव से खाई जाती है। केरल की बात करें तो मछली चावल खाना पसंद किया जाता है। बिहार में दाल चावल सब्जी रोटी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो दम आलू, रोगन जोश, रिश्ता, वाजवान खाया जाता है। तमिलनाडु की बात करें, पेरू गुपरी, डोसा, सांभर, इडली खाई जाती है। गुजरात की बात करें, थेपला, पोहा, पाकरी, खांडवी और ढोकला बहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र की बात करें तो पूरन पोरी वहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। श्रीखंड, भेलपुरी और वड़ा पाव वहाँ पर खाया जाता है। ठीक है, ये अलग-अलग प्रांतों में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पूरन पोरी जो है कहाँ का प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ है, तो ये हमारा प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ है महाराष्ट्र का। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं त्योहारों की। तो कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का त्योहार बनाया जाता है और कौन सा भोज्य पदार्थ उस दिन बनाया जाता है, इसकी बात यहाँ पर की गई है। तो वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। भरतपुर एवं आसपास के इलाकों की यदि बात करें, राजस्थान के पर्टिकुलर त्योहार और खाद्य पदार्थों की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो भरतपुर और आसपास के इलाकों में त्योहार सावन की तीज मनाया जाता है, ठीक है, और रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन हो गया उस दिन। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार का खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, तो घेवर बनाए जाते हैं इस दिन। जयपुर की बात करें तो गोट विवाह समारोह होता है, तो यहाँ पर दाल बाटी चूरमा बनाया जाता है। बीकानेर की बात करें तो विवाह पार्टी में रसगुल्ला अधिकता से बनाया जाता है। जैसलमेर की बात करें तो गोट में चिलड़ा यहाँ पर बनाया जाता है।
और बीकानेर की बात करें तो होली के दिवस पर बीकानेरी सेव यहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है, तो ये राजस्थान के भोज्य भोज्य पदार्थ जो कि हमें आरबीएससी की बुक्स में दिए गए थे, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, लाइक जो भी अभी हमने तक भोजन और जंतुओं से रिलेटेड पढ़ा, पादप और जंतुओं से किस प्रकार से भोजन की प्राप्ति होती है, इसकी यदि बात करें तो हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ऊर्जा के लिए होती है, वृद्धि के लिए होती है, मरम्मत के लिए होती है, इन सभी के लिए, डेफिनेटली इन सभी के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होगी। और सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी जंतु यहाँ पर रहेगा, भेड़िया, बकरी, हिरण या फिर खरगोश। तो देखो बकरी, हिरण और खरगोश जो है हमारे यहाँ पर मांसाहारी जंतु नहीं है, ये तीनों शाकाहारी जंतु आते हैं, लेकिन भेड़िया एक प्रकार से मांसाहारी जंतु होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाहारी जंतु क्या है, चीता, बाज, मनुष्य या हाथी। तो सर्वाहारी जंतु यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, क्योंकि चीता, बाज और हाथी, चीता और बाज को हम लोग यहाँ पर मांसाहारी बोल सकते हैं। मुख्यतः अनाजों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और शक्कर। हमने देखा था अनाज जो होते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, और अंडों में क्या मिलेगा हमें, विटामिन, कैल्शियम, शर्करा या फिर खनिज। जब अंडे का सेवन किया जाता है तो इससे कैल्शियम की प्राप्ति बॉडी को यहाँ पर होती रहती है। ओके, तो ये हमने पादप स्रोतों के बारे में पढ़ लिया, प्रीवियस 2 सेशन तक हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पर वस्तुओं की प्रकृति के बारे में जानेंगे, नेचर ऑफ थिंग्स के बारे में हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें चुंबकीय गुणों के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है। ऐसी वस्तुएं जो चुंबकीय और आकर्षित होती है वे चुंबकीय होती है, लाइक लोहे से बनी हुई सभी वस्तुएं चुंबकीय और आकर्षित होगी तो उनके अंदर चुंबकीय गुण यहाँ पर पाए जाएंगे। और ऐसी वस्तुएं जो चुंबकीय और आकर्षित नहीं होती है उन्हें अचुंबकीय पदार्थ या अचुंबकीय वस्तुएं बोला जाता है, लाइक प्लास्टिक हो गया, लकड़ी से बनी हुई वस्तु हो गई, ये सारे हमारे अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जल की विलेयता की। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो जल में पूर्णतः रूप से घुल जाती है, जो कि विलयशील होती है, जैसे चीनी, नमक आदि। आप देखेंगे कि ये पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाएगा जब भी आप इसे पानी के अंदर, बीकर के अंदर डालेंगे। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अविलयशील होती है, जो जल में आसानी से नहीं घुलती है, जैसे चौका पाउडर हो गया, जैसे कि आप यहाँ पर बीकर 1 में देख पा रहे हैं, ये पानी में नहीं घुलेगा। रेत जो कि बीकर डी में दिख रही है, ये भी पानी के अंदर नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये जल की विलेयता की बात होगी। कुछ द्रवों की बात करें, ये क्वेश्चन आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, घनत्व वाला। कुछ द्रव जैसे नींबू का रस पानी में पूर्णतः मिश्रित हो जाता है, लेकिन कुछ द्रव ऐसे होते हैं, लाइक केरोसिन हो गया, सरसों का तेल हो गया, आदि पानी में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते, ये उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन गैस जो है जल में आंशिक रूप से विलय होती है, जबकि कुछ गैसें जो होती है जल में पूर्णतः अविलय होती है, वो गैस जो है पानी में कभी भी नहीं घुलेगी। लाइक आप बात करें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की बात करें तो ये जल में घुलनशील होती है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं उसके अंदर करते हैं। तो क्या क्या चीजें यहाँ पर पता चली कि नींबू का रस पानी में घुल जाएगा, और जितने भी तेल वगैरह, केरोसिन, सरसों का तेल आदि होते हैं, ये पानी में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते। इनकी हम देखेंगे कि पानी की सतह पर ये तैरना स्टार्ट कर देते हैं। ऑक्सीजन गैस जो है जल में आंशिक रूप से विलय होती है, और कुछ गैसें ऐसी होती है जो पूर्णतः अविलय होती है, वो पानी में नहीं घुलती है। फिर हम लोगों ने बात करी CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ये जल में घुलनशील है, इसीलिए इसका उपयोग जो हम लोग शीतल पेय पदार्थ के अंदर करते हैं। अब यदि हम लोग यहाँ पर बात करें पारदर्शिता की, तो पारदर्शिता में सबसे पहले बात होती है दर्पण की। तो दर्पण में अपना चेहरा आपने देखा ही होगा, तो हम दर्पण के क्या आर पार किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है क्या? तो ऐसी हम लोगों को बताना है कि कौन कौन सी वस्तु है जिसके आर पार आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले पारदर्शिता की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है, जैसे कांच व स्वच्छ जल आदि हमारे पारदर्शी वस्तुएं यहाँ पर कहलाएगी। इसके विपरीत ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते हो अपारदर्शी वस्तुएं कहलाएगी, लाइक लकड़ी, नोटबुक, धातु से बने पात्र आदि हमारी अपारदर्शी वस्तुओं की कैटेगरी में आता है। फिर यहाँ पर आता है पारभासी। आपसे मेन डिफरेंस पूछा जा सकता है कि पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है और पारभासी वस्तुएं क्या होती है। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आप डायरेक्टली नहीं देख सकते हो, लेकिन आप धुंधला धुंधला सा देख सकते हो, तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग यहाँ पर पारभासी वस्तुएं बोलते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, यहाँ पर इस बच्चे ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, अंदर से बाल्टी के अंदर से टॉर्च की रोशनी इसके द्वारा डाली जा रही, तो पूरी एग्जैक्ट रोशनी ना आते हुए धुंधली धुंधली सी लाइट बाहर दिखाई देती है। तो इस प्रकार के पदार्थों को जिसके अंदर हम लोग ऐसा धुंधला सा बाहर की साइड देख सकते हैं, पारभासी वस्तुएं यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि वस्तुएं जो है पानी में डालने पर तैरती है, जबकि कुछ वस्तुएं डूब जाती है। हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर देखा है कि कागज की नाव आपने तैरा ही है तो वो पानी पर तैर जाती है। लकड़ी, पेड़ पौधों के तिनके, पत्तियां जैसी हल्की वस्तुएं जो होगी वो पानी पर तैर जाएगी, लेकिन जो भारी वस्तुएं होती है, लाइक लोहे की कील हो गई,
चम्मच और अन्य वस्तुएं हो गई, ये क्या होती है, पानी के अंदर डूब जाती है। सामान्यतः जिस वस्तुओं का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होगा वे जल की सतह पर तैरती है, तथा जिनका घनत्व जल की सतह से अधिक होगा वो जल में डूब जाएगी। वस्तुतः यह किस चीज के कारण होता है, घनत्व के कारण होता है कि वो कितना स्थान यहाँ पर घेर रही है और उसका घनत्व कितना है। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जिन वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से कम होगा, वस्तुओं का घनत्व कम है तो वो क्या कर लेगी, जल के ऊपर, पानी के ऊपर तैर लेगी, और जिनका घनत्व अधिक है, किससे, जल के घनत्व से अधिक होगा, वो पानी के अंदर डूब जाएगी। बहुत आसान सी लाइन है, सिर्फ आपको इतना सा ही इसके अंदर ध्यान रखना है कि जल के घनत्व से यदि वस्तु का घनत्व कम है तो वो तैर लेगी, और घनत्व यदि अधिक हुआ तो वो क्या करेगी, पानी के अंदर डूब जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर पदार्थों के नेचर की बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग यहाँ पर बात करें नेचुरल फाइबर्स की, यानी कि प्राकृतिक रेशों की। रेशों का वर्गीकरण हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पादप रेशे जो होते हैं, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, लाइक रुई हो गया, जूट हो गया, मूंज हो गया, ये सारे। फिर सूती धागों की कताई, बुनाई और वस्त्रों की रंगाई छपाई किस तरीके से की जाती है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जांतव रेशे क्या होते हैं, जैसे कि ऊन और रेशम के बारे में देखेंगे, और हमारे परिधान यानी कि वस्त्रों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वे रेशे या फिर वे फाइबर्स जो पौधे और जंतुओं दोनों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशे यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे ऊन हो गया, कपास हो गया, पटसन हो गया, मूंज हो गया, रेशम हो गया। जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज भी दिखाई गई है, रुई का इमेज आपको दिखाया गया है, ठीक है। ऊन का दिखाया गया जो भेड़ों से प्राप्त होगी, और रेशम का यहाँ पर आपको दिखाया गया जो कीटों से प्राप्त होता है। वे रेशे जो मानव निर्मित रसायनों से बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा प्राकृतिक रेशों के बारे में, जो पौधों से भी प्राप्त हो सकते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त हो सकते हैं। और वे रेशे जो मानव निर्मित होते हैं, मानव निर्मित रसायनों से, कुछ केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित रेशे या फिर कृत्रिम रेशे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। जैसे रेयन हो गया, डाइक्रोन हो गया, नायलॉन हो गया, ये सारे कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे, ये सारे हमारे कृत्रिम रेशों के अंदर आएंगे। देखो इस चैप्टर से पर्टिकुलर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई भी आपको पदार्थ दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये मानव निर्मित है या प्राकृतिक है। फिर मानव निर्मित, प्राकृतिक, यदि आप उसके बारे में जानते हैं तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए ये किससे बना हुआ रहेगा। एक पूरा टेबल हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर्मली रुमाल जो होते हैं किससे बनाए जाते हैं, कौन सा पदार्थ यहाँ पर किससे निर्मित किया जाता है। उससे पहले हमें सारी प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरीके से हमें प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले पादप रेशों की बात करें, इसके अंदर सबसे पहले यदि हम लोग रुई कॉटन की बात करें, तो रुई जो है कपास पादप के फल से प्राप्त होती है, कपास के पौधे से प्राप्त होती है। इसके फल जो होते हैं थोड़े नींबू के आकार के, आप इतने बड़े देख सकते हैं। जब ये पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं तो टूट जाते हैं और कपास तंतुओं से ढका बिनोला, यानी कि जो कपास बीज होता है उसको बिनोला बोला जाता है, दिखाई देने लग जाता है। इस समय यदि कपास के खेतों को देखा जाए तो ये इतना सफेद होता है कि जैसे हिम ने इनको ढक लिया हो, लाइक बर्फ से ढके हुए खेत यहाँ पर लगते हैं। ये कपास बीजों से रुई कैसे प्राप्त की जाती है, अब हमने देख लिया कि इसका फूल जो होता है, वो फल जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, नींबू के आकार का दिखता है। जब ये पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं, टूट जाते हैं और अंदर से कपास का बीज निकल जाता है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा सफेद होते हैं इसके खेत, तो ऐसा लगता है कि कोई बर्फ से ढके हुए खेत है। अब इसके बीजों से रुई प्राप्त कैसे की जाती है, तो सर्वप्रथम हस्त चयन प्रक्रिया के द्वारा फलों से कपास को अलग किया जाता है, कपास के फलों से हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। इसके पश्चात कंकतन द्वारा कपास के बीजों को पृथक किया जाता है, कपास से कपास के बीजों को अलग किया जाएगा, जिसको बोला जाता है ओटने की प्रोसेस, ठीक है। ये ओटने की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगी, फिर हमें जो कपास का फल है उससे रुई की प्राप्ति हो जाती है, और आजकल हम लोग यहाँ पर मशीनों का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ये कपास को प्राप्त करने की, रुई को प्राप्त करने की प्रोसेस यहाँ पर होगी कपास के पौधे से। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं जूट पटसन की। तो जूट पटसन तंतु को पटसन पादप के तनों से प्राप्त किया जाता है, ये भी पटसन से ही प्राप्त होगा। सर्वप्रथम पटसन जो फसल है को इसकी पुष्पन अवस्था में ही काट लिया जाता है। जब इस पर फूल लग रहे होते हैं तभी इसको काट लिया जाता है। फिर इसके तनों को कुछ दिन के लिए जल में डुबो कर रखा जाता है। पानी के जैसे पानी भरा हुआ रहता है, उसके अंदर लाइक तालाब वगैरह ऐसी जगह हो गई, झील वगैरह हो गई, तो उसके अंदर इसको काफी टाइम तक, काफी दिनों तक जल में डुबा कर रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पूरे तरीके से गल जाएंगे। इन तंतुओं से पटसन तंतुओं को हाथों से पृथक कर लिया जाता है, लाइक वो सुतली जैसा स्ट्रक्चर इनका थोड़ा आ जाता है। तो इस तरीके से धागे टाइप ये रहते हैं बड़े बड़े। तो इस तरीके से इनको, पतली रस्सी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से वहां से निकाल लिया जाता है पेड़ों के तनों से। इस प्रकार हमें जो तंतु प्राप्त होता है उन्हें वस्त्र या अन्य वस्तुएं बनाने से पहले धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। जूट से पायदान, चटाई, बैग आदि बनाए जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग यदि ये सोच रहे हैं कि इसको काफी दिनों तक पानी में डुबो कर रखा, तो उसने क्या कर दिया, मान लो ये कोई भी पेड़ हो गया, ठीक है, तो काफी दिनों तक हमने इसको पानी में डुबो कर रखा, तो अब ये पेड़ पूरी तरीके से, तना तो है इसका, गल जाएगा। तो यहाँ से जो इसकी धागेनुमा संरचना है, धागेनुमा जो पतली पतली सी रस्सी टाइप जो स्ट्रक्चर बनेगी, उसको यहाँ से निकाल लिया जाता है।
ठीक है, हाथ से करने वाली ही पूरी प्रोसेस, और कुछ समय के लिए इसको धूप में सुखाया जाता है। फिर उसके बाद जो है इसको जो धागों में परिवर्तित करके प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में लेकर फिर वापस से इसको सेल किया जाता है। इससे जो भी बनानी होती है चीजें, लाइक पायदान बनाना हो गया, चटाई बनानी होगी, बैग बनाने होंगे, वो प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट की जाती है। अब यदि हम लोग बात करें मूंज की, तो यह मूंज घास के पादप से प्राप्त होती है। इस पादप को वनस्पति शास्त्र में सैकेरम मुंजा कहा जाता है। ये एक बीजपत्रीय पादप है। यह सामान्यतः नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर आदि जिलों में पाया जाता है। राजस्थान में ये कहाँ-कहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। मूंजों के सरकंडों का उपयोग झोपड़े, परंपरागत फर्नीचर, मुड्डे लाइक टेबल और सिरकी एवं इंडो इको फ्रेंडली खिलौने बनाने में किया जाता है। इसके रेशों से विभिन्न प्रकार की रस्सियों का निर्माण भी किया जाता है, जिसका उपयोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में चारपाई, कुर्सियां और सजावटी सामान बनाने में हम लोग कर सकते हैं। पर्टिकुलर यदि राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान के अजमेर जिले में मूंज आधारित कुटीर उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, जिससे आर्थिक सुदृढ़ता भी यहाँ पर इस राज्य को प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये मूंज की बात होगी, आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रही थी कि ये जो जूट पटसन है, पटसन के पौधों को पहले कुछ समय के लिए जब उसके तनों को, जब उसपे फूल आ रहे होते हैं, तभी उसको निकाल कर पानी में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये धागों की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये धागों की प्राप्ति होती है, तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा उसका कार्य किया जाता है, और ये हो गया हमारा यहाँ पर जूट का बैग। इस तरीके से बैग का निर्माण यहाँ पर किया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। सूती धागों की कताई, बुनाई, वस्त्रों की रंगाई और छपाई किस तरीके से की जाती है? तो वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तंतुओं को धागों में किस तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप मूंज का भी देख लें कि जो मूंज का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का यहाँ पर रहता है, कि ये कुछ इस तरीके का रहता है। इस प्रकार से घास से प्राप्त होगा, और इस प्रकार से इनके फर्नीचर वगैरह भी आपने देखा भी होगा, आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, और इस तरीके से घर पर भी रहते हैं, तो इस तरीके से इनसे फर्नीचर वगैरह यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने जूट का एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लिया, जो कि हमने पढ़ा किस तरीके से जूट पटसन प्राप्त होता है, और इस तरीके से बैग वगैरह बनाए जा सकते हैं। जो हम लोग बोलते हैं बोरिया वगैरह जो बनती है, वो इसी से निर्मित होती है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि मूंज की रस्सी वगैरह भी होती है इस तरीके से, तो इस तरीके से घास से बनती है। फिर यदि हम लोग बात करें कताई की, तो पादपों से प्राप्त तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया जो है कताई यहाँ पर कहलाती है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से धीरे धीरे रेशों को खींचा जाता है, और साथ साथ उन्हें ऐंठते भी रहते हैं, जिससे तंतु क्या होगा, पास पास आता रहेगा, और वो धागा बनने की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ या तकली तथा एक अन्य युक्ति चरखे का भी प्रयोग कर सकते हैं। कताई करने के लिए हम लोग तकली का प्रयोग कर सकते हैं। ये आप देख रही है, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है कि इस तरीके से निर्मित इसको किया जाता है। और सेकंड इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेकंड इमेज की चरखे से भी आप यहाँ पर कताई कर सकते हैं। तो क्या होता है कताई की प्रोसेस के अंदर, कि सबसे पहले धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन होगी। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से धीरे धीरे धागों को, रेशों को खींचा जाता है, साथ के साथ उनको ऐंठते भी रहेंगे, जिससे तंतु पास-पास आते रहेंगे, और एक कंप्लीट धागा यहाँ पर निर्मित हो जाएगा। तो हर से तकुआ, तकली के माध्यम से और चरखे के माध्यम से ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर की जा सकती है। ओके, चलिए आगे बुनाई की बात करेंगे। तो वस्त्रों से या धागे से वस्त्र निर्माण की जो अब धागा तो हमने कर लिया, कताई से धागे का निर्माण कर लिया, राइट। अब धागे से हम लोगों को क्या करना है, जो धागा बन गया अब उसे वस्त्र निर्माण बनाना है, वस्त्र बनाने, तो इस प्रक्रिया को बुनाई यहाँ पर कहा जाएगा। बुनाई जो है वीविंग व नीटिंग के द्वारा की जाती है। धागे के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को वीविंग कहा जाता है। आप धागे के जो सेट लेंगे, ठीक है, दो अलग अलग धागे के सेट लेकर आप उस तरीके से उसे अरेंज यदि कर पा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं वीविंग करना। ठीक है, और वस्त्रों की वीविंग हेतु यदि कर्गों का उपयोग किया जा रहा है, एकल धागों से वस्त्र निर्माण करने की प्रक्रिया को नीटिंग यहाँ पर कहते हैं। नीटिंग जो है हाथों तथा मशीनों के द्वारा यहाँ पर की जाती है। तो बुनाई में दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है वीविंग करना और दूसरा होता है नीटिंग यहाँ पर करना। दो धागों के सेट को आप आपस में व्यवस्थित कर रहे हैं, तो वो आपकी वीविंग हो जाएगी, है ना। और दूसरा जो होता है नीटिंग होता है, जो एकल धागे से ही उसका पूरा निर्माण किया जाएगा, हाथों मशीनों का प्रयोग करके हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब वस्त्रों की जो रंगाई की जाती है वो कैसे होती है, और ये प्रोसेस क्या होती है? तो सूती वस्त्रों की रंगाई के लिए विभिन्न प्रकार के रंजक काम में लिए जाते हैं। जिस वस्त्र से रंगों की रंगाई की जाती है, उस रंग को थोड़े ठंडे पानी में घोल लिया जाता है। घोले हुए रंग को गर्म पानी में डाल देते हैं। थोड़ा नमक मिलाकर डंडे से अच्छी तरीके से उस रंग को पूरा मिला लिया जाता है उसके अंदर। अब इसमें एक-एक करके हम लोग वस्त्र डालेंगे। डंडे की सहायता से 5 से 10 मिनट तक इसको ऊपर-नीचे किया जाता है। अब पानी के ठंडा होने तक वस्त्रों को रंग में भीगने देते हैं। तत्पश्चात वस्त्र को बाहर निकालकर पानी निचोड़कर छायादार स्थान पर सुखा दिया जाता है, और सूखने के बाद प्रेस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से की जाती है सूती वस्त्रों की रंगाई।
ओके। अलग-अलग प्रकार से कलर के लिए हम लोग रंजक वगैरह काम में ले सकते हैं। क्या प्रोसेस है, ठंडे पानी में घोलना है, ठीक है? अब उस पानी को हम लोग यहाँ पर जो घोला हुआ रंग है उसको गर्म पानी में डाल देंगे, थोड़ा नमक मिला देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए उसको हिलाते रहेंगे, फिर कपड़े को डाल देंगे और थोड़े समय के बाद उसको निकाल कर छाया में सुखा देना है, इससे आपका वस्त्र जो है रंग जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग बात करें राजस्थान के पर्टिकुलर राज्य की, तो बंदिश के वस्त्र यहाँ पर पहने जाते हैं, वियर किए जाते हैं, ठीक है? प्रथा भी है। तो राजस्थान व गुजरात राज्य में बंदेज के वस्त्र काफ़ी प्रचलित है। बंदेज भी बोलते हैं ना, बंदेज की साड़ियाँ वगैरह हम लोग बोलते हैं, तो बंदेज के द्वारा जो है कपड़े पर आकर्षक डिज़ाइन बनाई जा सकती है। यह कार्य एक लघु उद्योग की तरह कम खर्च से अधिक धन कमाने में सहयोगी होता है। इसके द्वारा रुमाल, स्कार्फ, साड़ी, ब्लाउज, सलवार सूट, चुन्नी, चादर, पर्दे, कुशन आदि का निर्माण किया जाता है। बंदेज में रंगाई करने से पूर्व डिज़ाइन बनाने के लिए वस्त्र को धागे से बाँध दिया जाता है। तत्पश्चात उसकी रंगाई यहाँ पर की जाती है। जिस स्थान पर वस्त्र को बाँधा जाता है वहाँ पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता है, शेष पूरे वस्त्र उसका रंगीन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या कर दिया गया है, धागे से बांध दिया गया है, तो वहाँ पर कलर नहीं चढ़ेगा। यदि 2 या 3 रंगों में बंदिश को बनाना है तो कुछ स्थान पर सफेद, कुछ स्थान पर पीला और कुछ स्थान पर लाल रंग रखना होता है। तो बंदिश हमेशा हल्के रंग से गहरे रंगों की ओर बढ़ाते हैं। हर बार अलग-अलग रंग में रंगने के पश्चात वस्त्र को छाया में सुखाना पड़ता है, पुनः बांध कर इसको रखना पड़ता है और अंतिम जो फाइनल निकल कर आता है उसको अच्छी तरीके से सुखा दिया जाता है और उसके बाद उसकी एक-एक करके गाँठें यहाँ पर खोली जाती है। गाँठें खोलते समय धागे को जोर से नहीं खींचना चाहिए और बंदिश किए गए वस्त्र पर हल्की गरम इस्त्री करी जाती है, ठीक है? और इस प्रकार से ये बंदिश के वस्त्र आपके रेडी होते हैं। तो जो हम लोग बंदिश की साड़ियाँ वगैरह जितने भी कपड़े पहनते हैं, तो इस प्रकार से उसका पूरा निर्माण किया जाता है। ओके? तो समझ गए होंगे आप प्रोसेस कि आपको यदि कलरफुल बहुत पहननी पसंद है कि कलरफुल आप बंदिश के कपड़े पहने, तो इतनी मेहनत लगती है कि छोटे-छोटे धागों से इस तरीके से गाँठें बनाई जाती है ताकि वहाँ पर कोई भी कॉमन कलर ना चढ़े और अलग-अलग कलर के पहनना है तो अलग-अलग बार उसको डिज़ाइन जो है उसको अलग-अलग कलर में डुबोया जाता है, फिर छाया में सुखाना होता है, फिर डिज़ाइन किया जाता है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस यहाँ पर चलती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, कुछ थोड़ा-सा ब्लर फ़ोटो है पर इस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, पूरा बताया हुआ है कि इस तरीके से बंदेज का कार्य कंप्लीट किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं वस्त्रों पर छपाई की। अब हमने देख लिया बंदिश किस प्रकार से निर्मित किया जाता है, नीटिंग, वीविंग की प्रोसेस कैसे की जाती है। अब हम लोग छपाई प्रिंटिंग की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में छपाई कला का सर्वोत्तम स्वरूप सांगनेर जयपुर में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि छपाई कला जो है सबसे अच्छी प्रिंटिंग कहाँ पर की जाती है, तो जयपुर के अंदर सांगनेर में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, पाली, बगूर, अकोला यानी चित्तौड़गढ़ आदि की छपाई कला में भी अपनी अलग ही उनकी पहचान है। इन सभी स्थानों पर टप्पे द्वारा जो है छपाई की जाती है। रंगाई छपाई के लिए सफेद कपड़ों एवं सूती वस्त्र जैसे मलमल, लट्ठा, रेशमी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों में छपाई करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण में सबसे महत्वपूर्ण ठप्पा होता है। इसे भात भी कहा जाता है। ये लकड़ी तथा धातु के बने होते हैं और ठप्पे बनने के बाद इनको तिल्ली के तेल में रात भर डुबाकर रखा जाता है। इस प्रकार से पूरी वस्त्रों की छपाई प्रिंटिंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है। अब छपाई की यदि बात करें तो ये प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होगी, तो सर्वप्रथम वस्त्रों की छपाई के लिए एक पात्र में रंग को तैयार करना होता है। स्पंज को पानी से गीला करके अब तैयार रंग को स्पंज पर डाला जाता है। इस ठप्पे को स्पंज पर रख दिया जाता है जिसमें ऊपर से रंग चढ़ जाता है और ब्लॉक से कपड़े पर सही आकृति में और एक सही लाइन और छाप में ठप्पा लगा दिया जाता है। मतलब इस तरीके से जो भी आपको आकृति बनानी है वो उसके ऊपर लगा दी जाएगी। इस प्रकार पूरे वस्त्र में एक वस्त्र के किनारे पर ठप्पे लगाए जा सकते हैं। आजकल वस्त्रों की छपाई हेतु मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन पुराने समय में हम लोग इस तरीके से भी इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। सूती कपड़ा जो है कपास के माध्यम से बनता है। सूती कपड़े के अंतर्गत लट्ठा, रूबिया, वायल और बोले तो पॉपलिन के कपड़े, मलमल आदि को शामिल किया जाता है। अब इन वस्त्रों की विशेषता क्या होती है, तो ये काफ़ी ठंडे होते हैं, नमी को सोखते हैं और सूती वस्त्रों को रंगना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए गर्मी के समय में ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है कि सूती कपड़े पहने जाएँ। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जांतव रेशे की, एनिमल फाइबर्स की, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अभी तक तो हम लोग पेड़-पौधे वगैरह की बात कर रहे थे कि घास वगैरह से किस तरीके से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, तो जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होंगे, जांतव रेशे के नाम से उनको जाना जाएगा। एग्ज़ाम्पल हमारा यहाँ पर हो गया ऊन तथा रेशम। ऊन की बात करें तो भेड़, बकरी, ऊँट, याक, खरगोश आदि अनेक जंतुओं से हमें इनके बालों से ऊन की प्राप्ति होती है। इन जंतुओं के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है जिससे इनका शरीर काफ़ी ज़्यादा गर्म बना रहता है। तंतु रूपी मुलायम बाल ही ऊन बनाने के लिए उपयोग में प्रयोग किए जाते हैं। अब ऊन निर्माण की क्या प्रोसेस होती है?
तो देखो, रेशो को यदि हम लोग ऊन में परिवर्तित करना है, तो रेशो से ऊन प्राप्त करने की अलग-अलग प्रक्रियाएँ होती है। सर्वप्रथम यदि भेड़ की बात करें, तो भेड़ के शरीर से बालों को उतार लिया जाता है, ठीक है? इससे ऊन की कटाई करते हैं। नॉर्मली हमने वहाँ से उसकी कटाई कर ली है, ठीक है? बाल निकाल लिए वहाँ से। ये प्रक्रिया सामान्यतः गर्मी के मौसम में की जाएगी, जिससे भेड़ों के शरीर पर बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न होने पर भी उन पर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े, और इन्हीं रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, सेकंड स्टेप क्या होती है, सेकंड स्टेप में जितने भी पेड़ के बाल हमने उतारे, उससे चिकनाई, धूल आदि को हटाने की प्रक्रिया, मतलब वो धूल-धूल में होंगी, चिकनाई वगैरह होगी, तो अभिमार्जन के द्वारा, अभिमार्जन में क्या होता है, अभिमार्जन में बड़ी-बड़ी टंकियों में डालकर इसको धोया जाता है। तो सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट में हम लोगों ने देख लिया कटाई की, सेकंड में हमने अभिमार्जन कर दिया। अभिमार्जन में हमें क्या करना होगा, इनको धोया जाता है, जो भी हमने बाल निकाले उनको हम लोग धूल-मिट्टी वगैरह हटाने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए उनको हम लोग धो लेते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न गठन वाले बालों को अलग-अलग करना छँटाई कहलाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग-अलग उनको करेंगे, क्योंकि उनको धो चुके हैं, अब उनको अलग-अलग करने की प्रोसेस, यानी कि उनकी छँटाई यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद यदि बात करें, बालों से छोटे-छोटे कोमल व फूले हुए रेशे, जिन्हें फर हम लोग बोलते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। फिर बालों को सुखा लेते हैं तथा पुनः अभिमार्जन करके पुनः सुखा लिया जाता है। एक बार फिर से उनको धोया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त रेशे ही ऊन के धागों के रूप में उनको काता जाता है। ठीक है, अब वो धागे के रूप में यहाँ पर परिवर्तित हो चुके हैं। अब उनके ऊपर की जाएगी फोर्थ स्टेप में रंगाई। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में क्या किया जाएगा, रेशों को सीधा करके सुलझाना और फिर लपेट कर धागा बनाने की प्रोसेस को रीलिंग प्रोसेस यहाँ पर कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर रंगाई कर दी, अब उसको सुलझाना भी होगा, तो सुलझाना और वापस से उसको रोल बनाना रीलिंग की प्रोसेस कहलाएगी। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन तथा छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र यहाँ पर बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र में इनका प्रयोग किया जाता है। देश के कुछ भाग है, लाइक जम्मू कश्मीर हो गया, इसके पहाड़ी क्षेत्रों में कश्मीरी बकरी या अंगोरा नस्ल की बकरियों से ऊन की प्राप्ति की जाती है। यह ऊन जो होती है बहुत अधिक मुलायम होती है, और इससे बनने वाली शॉल को पश्मीना शॉल कहा जाता है। ये अनेक राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात आदि में भेड़ों को जो है नॉर्मली ऊन के लिए यहाँ पर पाला जाता है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रेशम की, सिल्क की। तो रेशम जो है एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है, जो कि रेशम के कीट से हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। रेशम कीट पालन या जो सेरीकल्चर की प्रोसेस होती है, वो किस तरीके से होती है? तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना, रेशम कीट पालन या फिर सेरीकल्चर यहाँ पर कहलाता है। रेशम कीट जो है शहतूत के पौधों पर रहता है। जो ये रेशम का कीट है, ये कहाँ पर रहता है? शहतूत के पौधों के ऊपर रहता है और उसी की पत्तियाँ खाता है। ठीक है? अब इसका जो पूरा साइकिल है, इसका जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो किस प्रकार से चलता है? तो मादा कीट जो है शहतूत के पौधों पर अंडे देना स्टार्ट कर देती है, उसी के पत्तों को खाती है और वहीं पर वो अंडे देना स्टार्ट कर देती है। इन अंडों से इल्लियाँ या फिर कैटरपिलर, जिसे हम लोग लार्वा बोलते हैं, वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। साथ के साथ आप इमेज में भी देखते रहेंगे, ये रेशम का कीट है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या कर दिया इसने? अंडे देना स्टार्ट कर दिया। अंडे से इस तरीके का लार्वा यहाँ पर निर्मित होता है, जिसे हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं। ये निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये इल्लियाँ शहतूत की पत्तियों को खाकर, अब ये क्या कर रही है? शहतूत की पत्तियों को खाकर वृद्धि करती है। इनमें एक विशेष ग्रंथि होती है, जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि एक पदार्थ को स्रावित करती है। इल्लियाँ इस पदार्थ से धागे सदृश रचना बनाती है और अपने चारों ओर इसको लपेट लेती है। अब वो क्या करेगी? अपने ही चारों ओर इस वापस जो ये धागे समान जो संरचना है, इसको अपने ही चारों ओर लपेट लेती है। इल्ली के चारों रेशम का धागा लिपट जाने से गोल संरचना यहाँ पर बन जाती है। इस तरीके से आप देखेंगे गोल संरचना बन जाएगी। इसे हम लोग कृमि कोश या फिर कोकून बोल सकते हैं। वो इसके अंदर ही रहता है, लेकिन अपने को खुद को वो इस धागे से यहाँ पर कवर कर लेता है। तो जब इस प्रकार का निर्मित हो जाती है प्रक्रिया, तो उसे कोकून की प्रोसेस यहाँ पर बोला जाता है। या कोकून या फिर कृमि कोश में फिर क्या होगा? इल्लियाँ जो है प्यूपा स्थान में बदल जाती है और प्यूपा रेशम कीट बनकर अपना जीवन चक्र यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है। अब वो वापस से क्या बन चुका है? रेशम का कीट बन चुका है। अब रेशम कीट के जीवन चक्र की कोकून अवस्था को वयस्क कीट में परिवर्तित होने लगती है, और इससे ही हमें क्या होते हैं, वापस यहीं से ही ये जब इस स्थान को छोड़कर चला जाएगा, तो हमें यहाँ पर रेशम की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर रेशम के जो रेशे होते हैं वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। रेशम के रूप में उपयोगी धागा बनाने की इस प्रक्रिया को रीलिंग की प्रोसेस बोला जाता है। फिर इन रेशों की कताई यहाँ पर की जाएगी, जिससे रेशम के धागे बनेंगे, और इसके बाद जो है बुनकरों द्वारा इन्हीं धागों से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। पूरे देश की यदि बात करें, तो 90% रेशम का उत्पादन कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में किया जाता है, और विश्व की बात करें तो सर्वाधिक रेशम का उत्पादन जो है चीन में यहाँ पर किया जाता है। मतलब चीन जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ये रेशम का जो कीट का जो लाइफ साइकिल है, ये इस तरीके से पूरा निर्मित होता है। अब इनकी विशेषताएं क्या है? इन कपड़ों में कभी भी सलवटें नहीं पड़ती, ये काफ़ी ज़्यादा चमकीले और आकर्षक होते हैं, और ये वज़न में काफ़ी ज़्यादा हल्के भी होते हैं।
ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे परिधान की। तो कपास, रेशम, ऊन के रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग राजस्थानी पोशाक के रूप में किया जाता है। त्योहार, वैवाहिक समारोह एवं अन्य उत्सवों में पुरुष और महिलाओं के द्वारा पहने गए परिधान मन मोह लेते हैं। तो महिला और पुरुष के कुछ वस्त्र आपको यहाँ पर दिखाए गए। इस तरीके से ये परिधान वस्त्रों का इस तरीके से इनको पहना जाता है। ये फर्स्ट वाला बंदेज का दिख पा रहे हैं और इसी तरीके से कारीगरी इन कपड़ों के ऊपर की जाती है। तो कुछ शॉर्ट नोट्स हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, कुछ शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है वस्त्र, तो वस्त्र धागों से बनाए जाते हैं। धागों से धागों को तंतुओं से निर्मित किया जाता है। थर्ड पॉइंट है रेशम को प्राप्ति के आधार पर 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक प्राकृतिक रूप में हम इन्हें प्राप्त करते हैं, दूसरा संश्लेषित या कृत्रिम रूप में इनकी प्राप्ति यहाँ पर की जा सकती है, यानी कि मानव निर्मित। अब जो प्राकृतिक तंतु है, उन्हें भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रकृति से आप कैसे प्राप्त कर रहे हैं, या तो आप पेड़-पौधों से प्राप्त कर रहे हो या फिर आप जंतुओं से प्राप्त कर रहे हो। तो रुई, कपास और मूंज जैसे जो तंतु होते हैं, ये पेड़-पौधों पादप से प्राप्त होंगे और ऊन और रेशम जैसे तंतु हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया, जो तंतु होते हैं उससे धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई यहाँ पर कहा जाएगा और धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ पर बुनाई कहा जाता है। ठीक है? और ऊन का निर्माण भेड़ों के बालों से तथा रेशम का निर्माण रेशम कीट से यहाँ पर होता है। ठीक है? उनका निर्माण भेड़ के बालों से होगा और रेशम का बात करेंगे तो रेशम के तंतु रेशम के कीट से, कैटरपिलर से इसका निर्माण यहाँ पर होगा। ओके। तो आज हमने पूरा थ्योरी सेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसका क्विज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, वहां जाकर आप इसका क्विज कंप्लीट करेंगे और इसका जो सॉल्यूशन है, जो क्विज आपको दिया गया है, जो होमवर्क, जो आपसे प्रश्न पूछे गए, उनको हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।